ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे इतिहास की सीरीज चल रही है और हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं शुक्ला सर क्लासेस में। जो हमारी इतिहास की सीरीज है, आज उसका अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। हमने अब तक जो बात की थी वो हमने बात कर ली थी बेटा, कहाँ तक की? पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था वहाँ तक। फिर उसके बाद में जब गांधी जी के द्वारा जो तीन आंदोलन चलाए गए थे, सबसे पहले चंपारण, फिर उसके बाद में अहमदाबाद, फिर उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह, इनकी बातें मानी गई और इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं गांधी से, क्योंकि उन्होंने जो जो आंदोलन चलाए थे ना, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने देखा, फिर अंग्रेज़ों ने कुछ अपनी मांगें रखी। अंग्रेज़ों ने कहा गांधी जी से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आपकी हर शर्त को माना है, जैसे जैसा आपने बोला था उसी तरीके से, तो अब तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि तुम हमारे क्या करो, वफादारी निभाओ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बताया, मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने कुछ भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों को दे दिया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट और अंग्रेज़ों का एजेंट कहा था, जिसकी वजह से पर लेकिन गांधी जी ने जब उनको एक सांत्वना देने के लिए बोला था कि अंग्रेज़ों ने हमसे बोला है, वादा किया है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, विश्व युद्ध जीतते हैं, उसके बाद हम भारत को भी क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। जैसे विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद में एक कानून आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट बोलते हैं। तो सभी लोगों को बहुत एकदम खुशी की लहर थी, पूरा का पूरा देश खुशी से झूम उठा था कि एक कानून बना है जो हमारे आज़ादी का कानून है। लेकिन लोगों को पता नहीं था ये जो कानून है ये उनके अंग्रेज़ों के किस मंतव्य से आया हुआ है और ये क्या करने वाला है। लोगों को खुशी थी कि गांधी जी ने जो बात कही थी वो लगभग पूरी होने वाली है। अब एक नया कानून बना है जो हमें आज़ादी दिलाएगा। क्या करेगा? आज़ादी दिलाएगा। हालांकि गांधी जी भी अपनी जगह पर गलत नहीं थे, उन्होंने भी वही बात बोली थी जो इनसे वादा किया गया था, पर लेकिन अंग्रेज जो सारा का सारा काम करेंगे उनके लिए वो थोड़ा सा अलग होगा। तो देखते हैं क्या था। जो कानून आता है उसका नाम था बेटा रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट था ना, ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। उस समय भारत ये जो वायसराय थे वो कौन थे? सिडनी रॉलेट। कौन थे? सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट। ठीक है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये कानून आता है, इसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो भारत में 18 मार्च 1919 को आया और 19 मार्च 1919 को ये लागू हो जाता है। जैसे ये लागू होता है तो इसमें लोगों को बिना किसी वजह से पकड़कर जेल में डाल देना और बहुत सारे ऐसे काम थे, बिना किसी बात के गिरफ्तार कर लेना, और अगर ग्रुपिंग है तो 2-4 बार बोलते थे और उसके बाद में धड़ाधड़ गोलियां चला देते थे। कोई मतलब इसमें ना तो किसी की कोई अपील हो रही थी, ना ही कोई दलील दे पा रहा था, ना ही कोई वकील हो पा रहा था। इसी वजह से इसको बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाला कानून ही बताया गया है। ठीक है, आतंकवाद अधिनियम बताया गया, काला कानून के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट था। इसके कुछ अन्य नाम भी थे जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसका जब विरोध हुआ था ना बेटे, दिल्ली में और पंजाब में 2 जगह पे हुआ था। दिल्ली में जो थे वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जो आर्य समाज के एक कट्टर नेता थे। ठीक है, और पंजाब से सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जब इन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से इसका आंदोलन का विरोध किया, इस कानून का विरोध किया, तो इनको डायर बंधुओं के द्वारा, किसके? डायर बंधुओं के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और एक्चुअल में हुआ क्या था, जब ये कानून बन रहा था तो ये लोगों को इस तरह से गिरफ्तार कर रहे थे कि इनको ना तो कोई परमिशन ले रहे थे, ना ही कोई किसी से पूछ रहा था। जो मर्जी आ रहा था वो अपने किए जा रहे थे। जैसे ही इन लोगों ने ये देखा तो इन्होंने इनके खिलाफ एक विद्रोह चालू कर दिया। इसको एक आंदोलन बोला। इस आंदोलन को जैसे ही आंदोलन के रूप में चालू किया तो यहाँ पर पहली बार देखा गया था कि अभी तक तो कुछ पंजाबियों को मारा जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, पर लेकिन अब क्या हुआ था, पंजाब में पंजाबियों के द्वारा कुछ अंग्रेज़ों को मारा गया। इस पर डायर बंधुओं को, RES डायर और MO डायर, इन दोनों बिंदुओं को क्या हो गया, गुस्सा आ गया और उन्होंने लगभग 300 लोगों को गोली मार दी। और फिर उसके बाद में इस सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया
तो भाई अपने नेताओं को गिरफ्तार होते हुए यहाँ के लोग अपने नहीं रोक पाए और उन्होंने एक आंदोलन चालू कर दिया, एक जुलूस निकाला। उस जुलूस में क्या किया, एक जुलूस निकाला इन लोगों ने। तो इस जुलूस में क्या हुआ था कि जैसे जैसे ये लोग अपने शांति से अपना जुलूस निकाल रहे थे, नारे लगा रहे थे हमारे नेताओं को छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो, तो हुआ क्या था कि यहाँ पर शेरवुड और रोलैंडस नामक दो सिपाही, एक पति पत्नी भी थे, इन्होंने हंसकर बोला कि ये भारतीय हैं, ये भारतीय हमेशा आंदोलन निकालते ही रहेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना का सारा ये पूरा का पूरा जुलूस था, इनकी बातें सुनी और वो इनके ऊपर से निकल गया, इनको जान से मार दिया, इनको जान से मार दिया। फिर इसकी खबर भी किसको चलती है, डायर बंधुओं को चलती है और वो इसको एक तरह से शांति के रूप में ले लेते हैं। किसके रूप में, एकदम शांति के रूप में लेते हैं, कोई शोर शराबा नहीं करते हैं, ना ही इसके प्रति कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को लगे कि इन लोगों को पता चल चुका है और ये लोग हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। पर लेकिन जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उन्होंने उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझ लिया था और ऐसा करने के लिए इन्होंने बैसाखी के दिन, किसके, बैसाखी के दिन एक जलियांवाला बाग में एक कमेटी रखी और उसमें सभी लोगों को बुलाया, सभी लोगों के घर पे शाम को चिट्ठी लिखवा दी। तो ये चिट्ठी थी एक भारतीय व्यक्ति के हाथ में लग जाती है जो थोड़ी सी गद्दारी करता है, जिसका नाम था डॉक्टर हंसराज। क्या नाम था, डॉक्टर हंसराज। डॉक्टर हंसराज के हाथ में जैसे ही एक चिट्ठी लगती है और ये डॉक्टर हंसराज किसको जाके दे देता है, डायर को। किसको, डायर को, डायर को दे देता है। डायर जैसे ही चिट्ठी को देखता है तो फिर समझ में आ ही गया होगा, उसके मन में भी एक लड्डू फूट गया कि ये मौका अच्छा है। और लगभग वहाँ पे 20 लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग के मैदान में। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने जलियांवाला बाग को शाम को 4 बजे बैसाखी के दिन जब ये लोग इकट्ठा हुए अपने भाषण देने के लिए, तो डायर बंधुओं ने पूरे के पूरे जलियांवाला बाग को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। अब गोलियां चलाईं तो बहुत से लोग मारे गए, कुछ कुएं में गिर गए, वहाँ एक अंदर कुआं भी था उसमें गिर गए। और जैसे ही ये सारी बातें देखी तो बहुत सारे लोग मारे भी गए यहाँ पे। तो और ये मारे गए ये लोग थे। अब इसकी खबर गांधी जी को पता चलती है। गांधी जी थोड़े थोड़े से उसकी तरफ बढ़े तो उनको एक बीच में गिरफ्तार कर लिया गया, फिर दोबारा से वहीं पहुंचा दिया जहां से वो स्टार्ट किया था उन्होंने आना। पर लेकिन गांधी जी थे वो हार मानने वाले नहीं थे, फिर वो वापस आते हैं वहाँ पे जब तक जलियांवाला आंदोलन का काम पूरा हो चुका था। और उन्होंने डायर पर मुकदमा दर्ज कर दिया, इन्होंने हमारे 2-4 हज़ार लोगों को मारा है, तो इसके लिए एक जांच की कमेटी बिठाई जाएगी। तो इसके लिए 2 कमेटियाँ आएंगी, एक तहकीकात कमेटी होगी जो भारत की तरफ से होगी, एक हंटर कमेटी होगी जो ब्रिटिश लोगों की तरफ से होगी। तो इसमें कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगी, फिर उनको भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए रौलट एक्ट समझ में आया। रौलट एक्ट एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रौलट एक्ट 18 मार्च 1919 को भारत में आता है और 19 मार्च को ये लागू हो जाता है। ये सिडनी रौलट की अध्यक्षता में आता है। उसमें भारत में वायसराय थे। इनके अन्य नाम थे काला कानून, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, आतंकवाद अधिनियम था, विरोध दिल्ली में हुआ था स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा, पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के द्वारा। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में डायर बंधुओं के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सैफुद्दीन और सत्यपाल को किसके द्वारा गिरफ्तार किया था, डायर बंधुओं के द्वारा। ठीक है, यहाँ के लोगों ने इनके लिए जुलूस निकाला और जुलूस निकालने में शेरवुड और रोलैंडस को मार दिया गया। उनके मारने से ही उनके अंदर एक भावना जागी जो किसका रूप लेती है, जलियांवाला बाग का। ठीक है, चलो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।